Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, Dee. चलो Good start afternoon, करें. ma'am. Yes, very Good good afternoon, afternoon. Okay, so finally हम लोग start करेंगे chapter number 1 Indian economy का, ठीक है? Yes, नाम क्या है chapter number 1? IED chapter 1, that is Indian economy and aim of independence. नहीं दिख रहा दी ऊपर का। क्या बोल रहे हो आशीष? ऊपर का दिख नहीं रहा है ऐसा। हाँ हाँ एक सेकेंड ना, मैं सेट करूँ एक सेकेंड. यस, ठीक है अभी. हाँ अभी दिख रहा। ओके. यस, इंडियन इकोनॉमी, दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है. तो सबसे पहले हाईलाइट करूं तो हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947. ठीक है. अब जो कहानी इस चैप्टर के अंदर कही है वो कही है बिफोर इंडिपेंडेंस की कहानी समझनी पड़ेगी अपने को. ठीक है. तो ये जो बिफोर इंडिपेंडेंस है, अब यहाँ पर जो रूल आउट किया था, मुझे कोई बता सकता है कि कौन रूल कर रहा था? ये तो हमको पता है कि हमारे इंडिया को फ्रीडम मिला गया था 15 अगस्त को, लेकिन उससे पहले क्या था कोई बता सकता है? यस एनीवन? Colonial rule. Colonial rule. Okay. Colonial rule. Can you tell me what is colonial rule? Yes. Anyone? What is colonial rule? और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ब्रिटिश रूल. कॉलोनियल की जगह पे ब्रिटिश रूल भी मैं बोल सकती हूँ. और ये कॉलोनियल रूल को हम लोग इवन कॉलोनाइजेशन भी कहते हैं. इसका मतलब ये है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आके क्या करेगी? अपना राज करेगी. समझे? एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आके क्या करेगी? अपना राज चलाएगी. तो सेम एज इट इज यही चीज हुई थी. ठीक है. तो अपने को इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है कि कॉलोनियल रूल क्या है. ठीक है. सबसे पहला तो ये चीज, अभी इंडिया की जो सिचुएशन थी बिफोर कॉलोनियल रूल, कैसी, और एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, ये दो चीज के बीच में क्या करना है अपने को? स्टार्टिंग में कंपैरिजन करना है कि जब ब्रिटिश राज हो रहा था, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश राज था उस वक्त हमारे इंडिया की कंडीशंस कैसे हुई. ठीक है. अब वो कंडीशंस कैसे हुई वो जानने से पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि जब ये ब्रिटिश राज नहीं था तब हमारी इंडिया कैसे. तो ये क्या है? बिफोर कॉलोनियल रूल, बिफोर ब्रिटिश राज, कि हमारी इंडिया की सिचुएशन कैसी थी. ठीक है. तो इस चैप्टर की कहानी में कैसे आएंगे हम लोग? भाई 15 अगस्त ये तारीख पर तो आना ही आना है हम लोगों को, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? समझे? इंडिपेंडेंस, that is the colonial rule. और colonial rule, before colonial rule क्या हुआ और at the time of colonial rule क्या हुआ. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि colonial rule क्या है. ठीक है. मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक और इस सबको भी रेफर करती जाऊंगी ताकि हम लोग टेक्सचुअल भी पढ़ते हुए जाए. सो कॉलोनियल रूल यहाँ पे आपको डिफाइन दिया हुआ है कि इट रिफर्स टू द सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज under one country being the ruler
and other being the colony and ruling country determines the economic policies of the country. बात यही है कि एक कंट्री रूल करेगी और दूसरी कंट्री उसको फॉलो करेगी। जो रूल कर रही है कंट्री, जिस कंट्री में आकर, वो ही क्या करेगी, अपनी पॉलिसीज बनाएगी ताकि क्या करे, लोग उसको फॉलो अप कर सके। इसी तरीके से ब्रिटिशर्स क्या किए थे, हमारे कंट्री में आए थे, हमारे कंट्री में आके उन्होंने रूल किया, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, और हमारी इंडिया उनके सामने क्या रही, झुकी रही। और फिर धीरे 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 फिर जो गांधी जी और ऐसे सब वाला टाइम आया, फिर लड़ाई वगैरह की उन्होंने। लड़ाई भी कैसे, नॉन वायलेंस और ऐसे सब चीजों के हिसाब से, सत्याग्रह और ऐसी सब चीजें उन्होंने की, और फिर जाके देश को आजादी मिली। ठीक है, तो ये बेसिक चीज अपने लोगों को सबको पता है। फिर क्या लिखा है, इन इंडिया द कॉलोनियल रूल स्टेज फॉर अराउंड 200 years। देखो, शुरुआत हुई कॉलोनियल रूल की कब से, 1757 से। कब से, 1757। यू नो अबाउट द बैटल ऑफ प्लाजी। भाई वेस्ट बंगाल में बैटल ऑफ प्लाजी हुआ था, लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाल के राजा थे उसके बीच में। तो तब से धीरे धीरे क्या किया, 1757 से भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने हर एक स्टेट को एक्वायर किया और हर एक स्टेट में अपना अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते, ब्रिटिशर्स बनाते जा रहे थे, समझे। तो इस तरीके से स्टार्टअप हुआ, क्योंकि देखो मकसद यही था कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से अट्रैक्ट कैसे हुए, बिकॉज इंडिया इज गुड इन कॉटन, एग्रीकल्चर वगैरह में काफी अच्छा था, ट्रेड में अच्छा था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी अच्छी थी। तो ये सब चीजों से क्या हुए, ब्रिटिशर्स अट्रैक्ट हुए हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे वो एक्वायर करते गए एक छोटे छोटे हिस्से को हमारे इंडिया में, और धीरे 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 करके पूरा क्या कर दिया भाई, अपने राज्य में हैंडल आउट कर दिया, और फिर पूरे कंट्री पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक सो आप लोगों ने वो लगान मूवी देखी होगी। यस, एनीवन, किसने देखी है लगान मूवी, आमिर खान की? यस मैम। तो उसके अंदर बताया है ब्रिटिश राज, उस मूवी के yes. अंदर बताया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है हर एक चीज, कि कैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे, किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे एग्रीकल्चर फार्मर्स को, और उस वक्त इंडिया की सिचुएशन, इंडिया का कल्चर, वो पूरी मूवी में ना बताई है पूरा। ठीक है, चलो। तो हमारे इंडिया पर 1757 से लेकर 1947 तक, मतलब ऑन एन एवरेज आप समझ लो ऐसे 190 इयर्स हुए, लेकिन हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि कम से कम 200 साल ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे क्या किया है, राज किया, समझे। फिर क्या बताया है, नेक्स्ट बताया स्टैग्नेंट इकोनॉमी। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जब ये ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे ना हमारे इंडिया में, वो बड़े मतलबी थे। आपको मैं चीज क्लियर करूं, बहुत ज्यादा ही मतलबी थे वो लोग, क्योंकि उनको है ना सिर्फ खुद का फायदा देखना था। कैसे फायदा देखना था कि इंडिया इज वेरी गुड इन कॉटन, जूट और ऐसे सब, ट्रेड वगैरह में काफी इंडिया का नाम था, हैंडीक्राफ्ट वगैरह अच्छा था। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इंडिया से भाई ले लेते थे, इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज करते थे कि तुम है ना ये कॉटन ग्रो करो जमीन पर, वीट पल्सेस ऐसी सब चीजें ग्रो नहीं करो, कैश क्रॉप्स मैं बोल सकती हूँ कि रॉ मटेरियल्स वगैरह ग्रो करो, ताकि वो क्या कर सके, अपने कंट्री लेकर जा सके, अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ला सके और अपने कंट्री को फायदा करवा सके। दैट इज ओनली द ऑब्जेक्टिव। उनका कोई मकसद नहीं था कि इंडिया में वो कुछ भी ग्रोथ करे। तो हमारे देश की हालत, जो इंडिया एक टाइम था बिफोर कॉलोनियल रूल, इंडिया इज नोन एज एक्चुअली सोने की चिड़िया, है ना, क्योंकि जबरदस्त का ग्रोथ, इतना अच्छा ग्रोथ, इतनी अच्छी नेशनल इनकम हमारे इंडिया की। और धीरे 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 जैसे ही कॉलोनियल रूल डेवलप हुआ इंडिया में
और हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, स्टैग्नेंट, कोई ग्रोथ नहीं हुआ। जब ब्रिटिशर्स थे, यू नो 0.5% खाली इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था कंट्री का, सिर्फ 0.5%। और हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन, इतनी गरीबी देश में, इतनी बेरोजगारी देश में, पर कैपिटा इनकम डाउन, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया, जबकि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे अच्छा था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, बस ये सब चीजें उन्होंने बर्बादी की है। फिर इवन आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि यार ब्रिटिशर्स तो है ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके गए, ब्रिटिशर्स है ना मॉडर्नाइजेशन ले आए, ब्रिटिशर्स ने ना रेलवेज डेवलप किया। तो भाई साहब मैं बता दूं कि रेलवेज भी जो डेवलप हुआ था ना, वो भी उनके खुद के मकसद के लिए, बाकी वो इंडिया के मकसद, भाई इंडिया को कोई बेनिफिट हो उस चीज से, वो कुछ नहीं है। अब सिंपल सी बात है, वो जो लोग थे भाई ब्रिटिशर्स, वो अपने फायदा ही सोचेंगे। आज अगर वो रेलवेज उन्होंने डेवलप किया भी तो किसके लिए? अब सिंपल सी बात है, वो अपने राज्य में रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकेंगे, या वाटरवेज की तरह, भाई वाटरवेज के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वाटरवेज तक भी जाने के लिए उनको कुछ तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। तो रोड्स, रेलवेज को जो पक्का रोड्स में कन्वर्ट किया इंडिया में कुछ ऐसे। फिर रेलवेज हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई रेलवेज ब्रिटिशर्स डेवलप करके गए। तो ये सब चीजें ना उन्होंने खुद के फायदे के लिए सब कुछ किया था, इंडिया के लिए कुछ नहीं किया था कि भाई इंडिया को फायदा हो सके या इंडिया के लोग कुछ ट्रांसपोर्ट कर सके, उसमें वो अलाउड नहीं था। 1853 में जो रेलवेज डेवलप किया, सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के रॉ मटेरियल्स को वाटरवेज तक पहुंचाने के लिए, पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की मदद चाहिए थी। इसी वजह से उन्होंने बॉम्बे टू थाने सबसे पहले रेलवे ट्रैक डेवलप किया और फिर धीरे धीरे एक्सपांशन हुआ। और इंडिया के लोगों को, इंडियन इंडस्ट्रीज को, किसी को कुछ अलाउड नहीं था उसके अंदर कि वो कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर सके। ऐसे वो लोग थे ब्रिटिशर्स, सिर्फ खुद का सोचना है, मतलब ही एकदम, समझे। तो ये सब हाल कॉलोनियल रूल के टाइम पे हुआ था। और इसी चीजों को इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस, देखो वो लगान मूवी के अंदर दिखाया हुआ है कि उन जो फार्मर्स होते थे बेचारे, एक तो बारिश आए नहीं क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और वो सब कुछ उस टाइम पे हुआ करती थी नहीं, ऊपर से हर एक फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करने का, लगान प्रोवाइड करने का, टैक्स वगैरह प्रोवाइड करने का। और इन लोगों के जो टैक्स सिस्टम है ना, वो भी एकदम अजीब, पुअर फार्मर से ज्यादा टैक्स, रिच फार्मर से कम टैक्स, ऐसा करते थे ये लोग। मतलब इनका सिस्टम कैसे था, रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर उस टाइम पे वो लोग फॉलो करते थे, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव। मतलब हर एक फार्मर को, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ 10% टैक्स बढ़ने का, तो रिच फार्मर के लिए ये तो कम हो गया ना रेट, और बेचारे पुअर फार्मर को ज्यादा टैक्स भरना पड़ा, तो ये तो भेदभाव हो गया। तो इनके जो टैक्स के स्ट्रक्चर्स थे और इंडिया का जो भी कंडीशन था ना उस वक्त का, वही इस चैप्टर के अंदर हाईलाइट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कॉलोनियल रूल, ठीक है, वो चीज पढ़ी हम लोगों ने। अब हम लोग आएंगे इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बिफोर कॉलोनियल रूल। मतलब कब का, जब ये ब्रिटिशर्स है ना नहीं थे, तब क्या था, बिफोर कॉलोनियल रूल क्या था, किस तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ था और इंडिया कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ अवर कंट्री। अराउंड 85% economy derived their livelihood directly or indirectly from the agriculture। मतलब आप सोच लो कि जितनी भी पॉपुलेशन थी उनमें से 85% जो भी पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, सबसे पहला दैट इज एग्रीकल्चर। क्योंकि at the time of British rule, before British rule, after British rule, after independence, today even
और मैं बोलूंगी कि कल भी हम इंडिया को एज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री ही मानेंगे, क्योंकि हमारा वैसा ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेज इंडिया हमेशा एग्रीकल्चर कंट्री ही कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब मैं आपको चीज बता दूं जो हम लोगों ने अभी इधर देख रहे हैं, हम मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रही हूँ, हाँ, बिफोर कॉलोनियल रूल। सबसे पहला एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन और मेन सोर्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज 85%। आपको पता है जब देश आजाद हुआ ना तो ये परसेंटेज हो गया था 70%, 70। और आज का सिचुएशन में आपको बताऊं तो आज का सिचुएशन है 48%। मतलब आज भी 48% लोग डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। मतलब आप सोचोगे आज भी इवन कंपेयर टू इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी है, जो एम्प्लॉयमेंट भाई जनरेट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, आज भी डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब ये क्या है, बिफोर कॉलोनियल रूल बताया तो, क्योंकि उस टाइम पे तो मेन सोर्स ही एग्रीकल्चर हुआ करता, ठीक है, लोग जीते ही ऐसे थे, ओके। फिर सेकंड, ये मैं करंट सिनेरियो बता रही थी आपको, थोड़ा थोड़ा बताती जाऊं। फिर बात की है, द फार्मर रेज्ड ओनली दोज क्रॉप्स व्हिच ही नीडेड फॉर हिज ओन यूज एंड शेयर्ड द सेम विद द विलेज आर्टिसंस हु सप्लाइड हिम विद सिंपल मैन्युफैक्चर दैट ही नीडेड फॉर हिज डोमेस्टिक कंजम्पशन। मतलब जो भी फार्मर होता था वो जो भी प्रोड्यूस करता था इसके लिए सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन, भाई खुद को जो यूज हो ना उतना ही प्रोड्यूस करेगा और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा ताकि वो क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके, जैसे उसको कोई दूसरी नीड्स वगैरह हो तो वो एक्सचेंज कर सके किसी और से, जिसको मैं बोल सकती हूँ बार्टर सिस्टम। तो पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, ठीक है। आप लोगों ने आई थिंक मूवी देखी हो मोहनजोदड़ो, वो उसकी ऋतिक रोशन की, देखिए किसी ने, एनीवन, मोहनजोदड़ो? यस मैम, मैंने देखी। क्या बोल रहे हो सुनील? मैंने देखी है। देखिए उसके अंदर है ना, वो जो जिस तरीके से इंडिया में सिचुएशन थी ना पहले कि भाई जो खेती बाड़ी करते थे और फिर वो रूरल आर्टिसंस जो भी कुछ ना कुछ ऐसे कैसे मतलब मिट्टी से, ये चिकी मिट्टी और ऐसे सब चीजों से वो कुछ ना कुछ बनाते थे आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह, और फिर है ना वो मोहनजोदड़ो जाते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो वो अर्बन एरिया हुआ करता था उस टाइम पे, तो वहां पे जाके बहुत मतलब वहां से क्या होता था, वो अर्बन एरिया में ऐसे कैसे मेला लगता हो, इस तरीके का पूरा मेला लगता था ट्रेडिंग करने का। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग वहां पे आते थे और क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो ट्रेड कैसे करते थे, पैसों का ट्रेडिंग नहीं होता था क्योंकि पैसे नहीं थे उस वक्त, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स देते थे और उसके सामने उनको वीट, जो गांव वाले होते थे ना उनको वीट, राइस, ऐसी सब चीजें मिल जाती थी इन रिटर्न, समझे, जैसे कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया से तो अट्रैक्टिव थे ही वो लोग जो फॉरेन कंट्रीज के लोग थे, तो वो आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते और उसके बदले में उनको वीट और ऐसी सब चीजें, तो वो वाली मूवी में ना वो सब चीजें दिखाई है मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो पूरा अर्बन एरिया हुआ करता था। और हम लोग भी जो बातें कर रहे हैं ना वो बिफोर कॉलोनियल रूल की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश राज नहीं था तब इंडिया ही पूरा, मतलब अलग अलग राजा हुआ करते थे। मतलब मैं आपको बोलूं चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, एलेक्जेंडरिया और ऐसे सब लोग जो थे उस वक्त की यहाँ पे बात हो रही है कि कंट्री की सिचुएशन कैसी इंडिया की, क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था। यू नो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे तो 25% ऑफ द वर्ल्ड्स
टोटल इनकम, सोचो पूरे वर्ल्ड का जो भी इनकम है ना, उसका 25% तो हमारे इंडिया से इनकम होता था, हमारे इंडिया को। मतलब इंडिया बहुत रिच था, बहुत रिच, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम पे, और फिर धीरे धीरे ना कम होता गया, क्योंकि उस वक्त पूरे चंद्रगुप्त मौर्य पूरा राज्य को चलाने के लिए, इवन चाणक्य जो सबसे बड़े स्कॉलर थे, वो पूरे मतलब पूरी जो पॉलिसीज और वो सब कुछ उस टाइम पे, मतलब ऐसा समझ लो प्राइम मिनिस्टर चाणक्य थे पूरे चंद्रगुप्त मौर्य का, जो भी जितना भी राज्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने हर एक राज्य को एक्वायर किया ही था, और जो दिमाग चलता था ना वो चाणक्य का चलता था। बहुत मतलब ग्रेटेस्ट स्कॉलर, जितनी आज भी मैं बताऊं, आज भी जो सरकार अपनी पॉलिसियां बनाती है ना, वो चाणक्य उस टाइम पे बनाते थे। वो सब चीजें, एवरीथिंग उनकी, आप कभी चीजें पढ़ो ना कि भाई ये पॉलिसियां जो भी बनाते हैं सब कुछ, वो उस टाइम से डेवलप की हुई है, ऐसा नहीं है अभी। उस टाइम से वो लोग सेल्फ रिलायंस और ऐसी सब चीजों के ऊपर बात करते थे। भाई आत्मनिर्भर भारत आप लोगों ने तो अभी सुना, वो उस टाइम से बोलते हैं कि भाई हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर होना चाहिए। बताओ, तो ये पॉलिसीज वगैरह जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, वो सबको ये सब देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है अंदर बुक्स में से कि उनके प्रिंसिपल्स और उनकी पॉलिसीज क्या हुआ करती। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। इंडिया एंजॉयड एक्सटेंसिव ट्रेड विद द कंट्री एंड विद अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड यूरोप। मतलब इंडिया का जो रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन, वो अच्छा था किसके साथ? एशिया एंड यूरोप। यूरोप और एशिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन था। लेकिन इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे ना, मतलब टाइम जैसे बीतता गया और इंडिपेंडेंस के बाद से एशिया और यूरोप के साथ है ना, इंडिया का ट्रेड रिलेशन धीरे धीरे कम होता गया। फिर अमेरिका और ऐसे सबके साथ ट्रेड रिलेशन बढ़ता चला गया। ऐसा भी इवन आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो मैं तो ये बिफोर कॉलोनियल रूल बता रही हूँ कि ट्रेड रिलेशन एशिया और यूरोप के साथ इंडिया का अच्छा। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी चीज बताइए कि इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में सबसे जो अच्छा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो पाई जाती थी, वो हमारे इंडिया में पाई जाती थी। बिकॉज यू नो कि इंडिया की एम्ब्रॉयडरी, आज कॉटन इंडस्ट्रीज और सिल्क और ये सब जितने भी है, जो भी हाथ से बुनाई होती है, वो सबसे बेस्ट है इंडिया की, सबसे बेस्ट। और इवन आज भी भले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉलोनियल रूल के टाइम पर बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की उतनी वैल्यू है और नाम है इंडिया का पूरे ग्लोब, एंटायर ग्लोब में। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में सबसे आगे। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्परस कंट्री। उसको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया के पास सब कुछ था। सो यहाँ पे वही चीज बोलिए ना, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भी था, एंड प्रॉस्परस कंट्री थी हमारी। तो सेल्फ रिलायंट, प्रॉस्परस और इंडिपेंडेंट। और ये सब चीजों को तबाह किसने किया? कैन यू टेल मी? ये सब चीजों को, ट्रेड रिलेशंस, किसने तबाह किया? ब्रिटिशर्स ने। क्या करना चाहिए ऐसे ब्रिटिशर्स का, जो सब बर्बाद करते हुए गए। इतना जो अच्छा गांधी जी ने किया। क्या बोल रहे हो? जो गांधी जी ने किया वही जो गांधी जी निकाल ने देना किया, चाहिए।
आपको लगता है गांधी जी ने सही किया? नॉन वायलेंस एकदम, जो सत्याग्रह ये है आजकल कोई कर सकता है ऐसी सारी चीजें, सत्याग्रह है ऑल सब कुछ नहीं। हम लोग भी ना निकल चले, हम लोग भी 400-500 किलोमीटर चलेंगे पूरी सेना लेकर, और है ना नारे लगाते चलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं हम लोग। आज के टाइम पे ऐसा एक्टिवा पे चलेंगे, एक्टिवा पे, क्या बोल रहे हो? एक्टिवा पे चलेंगे। अच्छा, हम लोग एक्टिवा पे जाएंगे, हम लोग बुलेट्स पे जाएंगे, कार वार लेकर जाएंगे हम लोग, कौन चले इतना पैदल, है ना? तो वही। उस टाइम पे एक्चुअली मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे माहौल वैसा हुआ करता था कंट्री का। मैंने कल ही चीज बोली थी कि यू इवन कैन नॉट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि उस वक्त जो कंट्री की सिचुएशन हुई थी ना, जो सेपरेशन हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, मतलब इतना वर्स्ट ना, मतलब हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस वक्त होते तो शायद पता नहीं क्या करते। मतलब इतनी गंदी सिचुएशन। आज तो देखो फिर भी जैसे हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये कर्फ्यू और लॉकडाउन और ऐसी सब चीजें, बट ये सब चीजें पहले हो चुकी है, कर्फ्यूज एंड ऑल। आपको पता है ये तो कर्फ्यू कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक है हम लोग अंदर रहे और कुछ नहीं करते हैं। 2001 में और 2 में इंडिया में ही, हमारे गुजरात में ही जो गोधरा कांड हुआ था, उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी और कर्फ्यू वगैरह लगाया गया था। यू नो कि उस वक्त क्या किया था, उस वक्त तो ऐसा था कि जो भी भाई ये जैसे हिंदू कोई भी बाहर निकलेगा अपने घर से, तो मतलब सीधा उसको तलवार ही मारेंगे, सीधा मर्डर होना, ऐसी सब चीजें। और वो जैसे बॉटल्स आती है उसके अंदर है ना वो केरोसिन डालकर, और फिर है ना क्या बोलते हैं वो अपने वो दिया जलाते हैं ना, कॉटन रुई रुई डालकर, और सीधा हम ऐसे वो जो मुस्लिम्स होते थे ना वो दुकानों में फेंकेंगे, जो भी हिंदू की दुकान होगी, या फिर सेम एज इट इज हिंदू लोग भी ऐसा सब कुछ करते थे। एंड वो जो नाइफ होता था ना, नाइफ हम लोग जो यूज करते हैं, उस नाइफ पे है ना एसिड लगाकर सीधा ऐसे जस्ट कैसे कट कर देना और उसी वक्त डेथ हो जाए, मतलब ऐसा सब कुछ होता था। ये 2001-2 की बात है। कर्फ्यूज ऐसे भी हुए हैं हमारे अहमदाबाद, गुजरात और ऐसे सब में, मतलब आप बाहर निकलो ना तो ऐसे लाशें की लाशें ऐसी पड़ी है। ऐसा माहौल भी हमारे पेरेंट्स ने देखा है। हम लोग तो ठीक है चलो भाई वो डिजीज की वजह से हम लोग अंदर है, नहीं तो मतलब बाहर निकलो और मर्डर, इतनी गंदी इतनी वरीसम सिचुएशंस हमारे पेरेंट्स देखते हुए हैं। और हमारे दादू दादी ने और इन सब ने तो वो इंडिया पाकिस्तान का जो सेपरेशन हुआ था और किस तरीके से लोग मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, जितने भी भाई जो भी पाकिस्तान से लोग इंडिया में आए हुए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अपनी खाली जान बचाने के लिए ट्रेन मिले तो ट्रेन, कोई गाड़ी मिले तो गाड़ी, कुछ ना कुछ, क्योंकि मुस्लिम्स जो भी थे ना बस मारना ही है, खत्म ही करना है, हिंदुइज्म को खत्म करना है, मतलब ऐसा दिमाग में सब कुछ लेकर चले थे कि पाकिस्तान अब हमारा हुआ और इधर कोई भी हिंदू नहीं रहेगा। ऐसी सब चीजें हुई थी सेपरेशन के टाइम पर। तो मतलब लोग जो थे ना, जिनके जो सबसे रिच हुआ करते थे भाई, जैसे लाहौर में और ऐसे सब जगह पे रहते थे हिंदू ही, पंजाबी लोग या जो भी लोग, तो जितने भी रिच हुआ करते थे ना, जैसे ही सेपरेशन हुआ ना, गरीब, इतनी गरीबी हो गई थी ना देश के अंदर, इतनी गरीबी यू इवन कैन नॉट इमेजिन। उस वक्त हम लोग तो वो सब चीजें सहन ही नहीं कर पाते और हम लोग ने देखा ही नहीं है वो सब चीजें। हम लोग तो सिर्फ कैसे मूवीज, और मैं जस्ट आपको ऐसे स्टोरी बता सकती हूँ उस चीज की, हम लोगों ने एक्सपीरियंस इतना नहीं किया है वो। लेकिन हमारे फैमिलीज ने, हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स और इन लोगों ने, क्योंकि वो लोग भी पाकिस्तान से ही जस्ट आए हुए हैं इंडिया, तो उन लोगों को वो सब चीजों का रियलाइजेशन है कि ट्रेन के ऊपर बैठते बैठते वो, इवन उस मूवी में भी दिखाया है, गद्दर मूवी में दिखाया है पूरा। हाँ वो सेपरेशन, मतलब एक जो मेंटलिटी थी ना कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, भाई हाँ, दोनों अलग अलग कास्ट है, अलग अलग रिलीजन है,
वो जो पैदा किया ना, वो ब्रिटिशर्स ने ही पैदा किया था। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले एक दूसरे को बस कोई भी धर्म हो कुछ भी हो, वो एक दूसरे को मानते थे, हाँ भाई कोई फर्क नहीं है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स ने पैदा किया, भाई तुम मुस्लिम्स हो तुम्हारा धर्म अलग है, हिंदू हो तुम्हारा धर्म अलग है, ऐसा सब कुछ उन्होंने ही क्रिएट किया सब कुछ। गद्दर मूवी में तो पूरा सेपरेशन दिखाया हुआ है। हाँ, डिवाइड एंड रूल का सिंपल सी चीज है सुनील, डिवाइड रूल वही लेकर आए थे पूरा। मैं बोल रही हूँ ना, उसकी है ना मूवी गद्दर एक प्रेम कथा, उस मूवी में पूरा सेपरेशन दिखाया ही है कि लाहौर पंजाब और इसका कैसे से, क्योंकि लाहौर से 60 किलोमीटर के बाद ही पंजाब आ जाता है, अमृतसर आ जाता है, अमृतसर बॉर्डर आ जाती है। अपने वाघा बॉर्डर वगैरह अगर आप गए हो अमृतसर में, तो वाघा बॉर्डर वगैरह आप लोगों ने देखी हो, तो उससे 60 किलोमीटर ही है लाहौर जस्ट। लेकिन वो 60 किलोमीटर भी पार करना मतलब लाइफ रिस्क हो गया था, ऐसा मतलब रिस्की एकदम हो चुका था जब सेपरेशन हुआ था। तो ये क्या है, मैं जस्ट आपको एक्सपीरियंस सिर्फ वो मूवीज के एग्जांपल्स वगैरह लेकर मैं आपको बता सकती हूँ कि एक्चुअली हिस्ट्री कैसा हुआ था, समझे। और हमारे पेरेंट्स के लिए ये कर्फ्यू एंड ऑल ये सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, ऐसी सब चीजें हम लोगों के लिए नया है। आज देखो हम लोगों ने ये चीज देखी, तो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये बताएंगे कि हमारे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, 2020 में पूरा लॉकडाउन हो गया था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, फिर भी ऐसा समझ लो कि हमारे पास फोन्स है, हम लोगों ने एंटरटेनमेंट किया, हम लोगों ने भाई लूडो खेले, फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड किया, एक पॉजिटिव चीज ली हम लोगों ने। लेकिन उस वक्त जो कंफ्यूज हुए थे और जिस तरीके से माहौल हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था भाई, उस वक्त कोई पबजी कोई लूडो कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, बस भागना था, और भागना भी एक रिस्की कि कहीं ना कहीं मर्डर नहीं हो जाए हमारा, या फिर जान ले लेते थे, बम फेंक लेते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। तो दैट इज एक्चुअली द सिचुएशन, पूरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिस दिन आजादी हुई थी देश की, और इंडिया और पाकिस्तान ऐसे सेपरेट हुए थे। सो भुगता जो था वो इंडिया पाकिस्तान दोनों ने भुगता था, दोनों की इकोनॉमी डाउन हुई थी। और मैं आपको बता ही रही हूँ कि जो इतना रिचेस्ट हमारा कंट्री हुआ करता था, इतना अच्छा, ये इतनी सारी पॉइंट्स हम लोगों ने देखी कि इतना इंडिपेंडेंट इतना रिचेस्ट हमारा कंट्री हुआ करता था, और वो पूरा का पूरा हमारा कंट्री तबाह कर दिया किसने, ब्रिटिशर्स। हाँ वो तो खेलते थे खुद पूरा, असली की पबजी चलती थी ऑफ कोर्स। वो आप लोग जो खेलते हो पबजी, वो रियल लाइफ में ऐसा सब कुछ होता था, यस ऑफ कोर्स। वो सब चीजें देखो आजकल के टाइम में वो सब जो भी गेम्स वगैरह डेवलप की जाती है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे डेवलप की जाती है, वो सीन्स एंड ऑल वो सब कुछ देखते हुए ना। तो आइडिया कैसे आए किसी भाई जिसने भी डेवलप की पबजी, उसके दिमाग में आइडिया कैसे आया, तो ये सब एक्सपीरियंस अगर होता है या देखा हुआ कुछ होता है तो चीजें डेवलप होती है, ठीक है। सो बिफोर कॉलोनियल रूल आपको समझ में आया, कॉलोनियल रूल क्या था और बिफोर कॉलोनियल रूल सिचुएशन हमारी इंडिया की कैसे थी। और अब हम लोग पढ़ते हुए आएंगे कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पर एक एक सेक्टर के रिलेटेड पढ़ेंगे भाई, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, फॉरेन ट्रेड, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कैसे थी, हमारे कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये सब कुछ कैसा था, समझे। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, तो ऐसे एक एक चीज को हाईलाइट करते हुए पढ़ते आएंगे। चलो सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ब्रिटिशर्स ने 4 चीजें। सबसे पहला चीज जमींदारी सिस्टम। मुझे कोई बता सकता है जमींदारी सिस्टम, कुछ आइडिया हो आप लोगों को? ब्रिटिशर्स लेकर आए थे जमींदारी सिस्टम, एनीवन? लगान, मैंने जो मूवी का नाम लिया लगान, वो लगान पे वो क्या पे करते थे, लगान जो पे करते थे
वो जमींदारी सिस्टम वगैरह ही चलता था। मींस अपने जमीन के ऊपर जो भी प्रोडक्शन आप करोगे या क्या उस मतलब आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जो भी फार्मर्स हुआ करते थे वो पुअर फार्मर्स थे। क्या थे? पुअर फार्मर्स। उनके पास दो ऑप्शन होते थे, ठीक है। ये तो जमीन है, या तो रेंट पे खरीदे, या तो जो जमीन है उसके ऊपर एज अ लेबर बन के काम करे। भाई दो ऑप्शन होते थे उनके पास, क्योंकि जमीन खरीदने की ताकत तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, बाहर से जमींदारों से और इन सब से रेंट पे लेंगे। और हर महीने उनको क्या करना पड़ता था, इस जमीन पे जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका मोस्ट ऑफ परसेंटेज 70 to 80% एज अ रेंट दे देना पड़ता था। क्योंकि जो जमींदार होते थे ना वो भी बड़े खराब होते थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। वो क्यों करते थे वो मैं बता रही हूँ। और यहाँ तो दूसरा ऑप्शन आता था कि ये जमींदारी की लैंड है और ये जमींदार की लैंड पर कोई भी जो पुअर फार्मर है वो खेती बाड़ी करे, ऐसा होगा। तो ऑप्शन उनके पास, ठीक है। और सिंपल सी चीज है, जो जमींदार है उसको देगा कितना, थोड़ा सा कुछ, बिल्कुल थोड़ा सा उसको पैसे देता था ताकि वो खुद ठीक है कर ले। और मेन चीज मैं आपको हाईलाइट किया था मैंने कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर प्रेशराइज किया था कि वो क्या ग्रो करे, रॉ मटेरियल्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, ये जो कैश क्रॉप्स है ना जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल की तरीके से यूज होते हैं, वो चीज ग्रो करो। इस चीज का प्रेशर किया था, समझे। तो आपको पता है इस चीज की वजह से जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस वक्त इंडिया के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स तक नहीं थे और मिलियंस ऑफ रुपीस के फूड ग्रेन्स इंडिया ने एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका से इंपोर्ट किए। मतलब आप सोच लो कि खाने के लिए भी फूड ग्रेन्स नहीं थे इंडिया के पास और अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा जब आजादी हुई। बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि उन्होंने जमींदारी सिस्टम और कमर्शियलाइजेशन निकाला था ब्रिटिशर्स ने। कमर्शियलाइजेशन मींस भाई कि डायरेक्टली फॉर द कमर्शियल पर्पस कैश क्रॉप्स जो यूज किए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो ये क्या करते थे, अब सिस्टम कैसा चलता था, सिस्टम चलता था जो फार्मर्स होते थे वो लगान पे करेंगे किसको, जमींदार को, जमींदारों को लगान पे करेंगे। और ये जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स को पहुंचाने का काम करते थे। मतलब ऐसा समझ लो जमींदारों को जो मुनाफा मिलता था वो मिलता था 1/12 का, सॉरी 1/11, मतलब 11 हिस्सों में से एक हिस्सा जमींदारों को मिलता था और 10वां हिस्सा कौन रखते थे, 10/11 पार्ट जो होता था वो कौन रखते थे, ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे, जो भी पैसा आता था या जो भी प्रोडक्शन का बिल दिया जाता था। तो इस तरीके से जमींदारी सिस्टम चलता था, समझे। एक ये चीज, दूसरी जो मैंने कमर्शियलाइजेशन बताई, और तीसरी चीज दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। वो तो लगान मूवी में आपने देख ही लिया होगा कि बारिश का तो कुछ अता पता ही नहीं होता, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो पे कैसे करेंगे, और अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेशन तो फार्मर्स को ही किया जाता था, समझे। तो ऐसा हाल कर दिया था एग्रीकल्चर का, समझे। और इस वजह से पूरे देश में हमारे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी एग्रीकल्चर की, जो इतना रिच एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ करता था हमारा धीरे धीरे बर्बाद होने लगा इन 4 चीजों की वजह से, जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइजेशन, अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड प्रोडक्टिविटी।